वेलकम स्टोरी किंग 4.0 सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जीवन की कहानी अध्याय एक तरह के डर के साथ ही मैं अपने जीवन का इतिहास लिखना शुरू करता हूँ। मैं मानो अंधविश्वासी हूँ। मेरे बचपन पर सुनहरी धुंध की तरह चिपका हुआ पर्दा उठाने में झिझक एक लिखने का कार्य। आत्मकथा कठिन है। जब मैं अपने शुरुआती अनुभवों को वर्गीकृत करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे वो तथ्य और मिलता है। वर्षों भर एक जैसे दिखने वाले फैंसी जो अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। महिला बच्चे की पेंटिंग बनाती है। उसकी अपनी कल्पना में अनुभव। मेरे जीवन के पहले वर्षों की कुछ छापें स्पष्ट रूप से सामने आती है, परंतु बाकियों पर बंदीगृह की छाया है। इसके अलावा बहुत सारी खुशियां और दुख। बचपन ने अपनी मार्मिकता खो दी है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण महत्व की कई घटनाएं महान खोजों के उत्साह में भुला दिया गया है। इसलिए थकाव न होने के लिए आए रेखाचित्रों की श्रृंखला में केवल उन्हीं प्रसंगों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जो मुझे सबसे अधिक लगते हैं दिलचस्प और महत्वपूर्ण। मेरा जन्म 27 जून 1880 को उत्तरी अल्बामा के एक छोटे से शहर टस्कोम्बिया में हुआ था। मेरे पिता का परिवार स्विट्जरलैंड के मूल निवासी कैस्पर केलर का वंशज है। मैरीलैंड में बस गए। मेरे स्विस पूर्वजों में से एक ज्यूरिख में बधिरों के पहले शिक्षक थे और लिखते थे। उनकी शिक्षा के विषय पर एक पुस्तक बल्कि एक विलक्षण संयोग। हालांकि यह सच है कि वहां है ऐसा कोई राजा नहीं जिसके पुरखाओं में कोई दास न हो, और कोई ऐसा दास नहीं जिसके पुरखाओं में कोई राजा न हुआ हो। उसका मेरे दादा कैस्पर केलर के बेटे ने अल्बामा में भूमि के बड़े हिस्से में प्रवेश किया और अंततः बस गए। वहां मुझे बताया गया है कि साल में एक बार वह घोड़े पर सवार होकर टस्कुम्बिया से फिलाडेल्फिया जाता था। बागान के लिए सामान खरीदा और मेरी चाची के पास उसके कई पत्र हैं। परिवार जो इन यात्राओं का आकर्षक और सजीव विवरण देता है। मेरी दादी केलर लाफायट के एक सहयोगी अलेक्जेंडर मूर और की बेटी थी। वर्जीनिया के प्रारंभिक औपनिवेशिक गवर्नर अलेक्जेंडर स्पॉट्सवुड की पोती वह भी थी। रॉबर्ट ई ली का दूसरा चचेरा भाई। मेरे पिता आर्थर एच केलर कॉन्फेडरेट आर्मी में कैप्टन थे और मेरी माँ केट एडम्स उनकी दूसरी पत्नी थी और कई साल छोटी थी। उनके दादा बेंजामिन एडम्स ने शादी की। सुजाना ई गुडह्यू और कई वर्षों तक न्यूबरी मैसाचुसेट्स में रही। उनका बेटा चार्ल्स एडम्स का जन्म न्यूबरीपोर्ट मैसाचुसेट्स में हुआ और वे हेलेना अरकनसस चले गए जब सिविल युद्ध छिड़ गया। वो दक्षिण की ओर से लड़े और ब्रिगेडियर जनरल बन गए। उन्होंने लुसी से शादी की। हेलेन एवरेट जो एडवर्ड एवरेट और डॉक्टर एडवर्ड के समान एवरेट्स परिवार से थी। एवरेट हेल युद्ध समाप्त होने के बाद परिवार मेम्फिस टेनेसी चला गया। बीमारी के उस समय तक मैं एक छोटे से घर में रहता था, जिसके कारण मेरी देखने और सुनने की शक्ति छीन गई थी, जिसमें एक बड़ा वर्गाकार कमरा और एक छोटा कमरा था जिसमें नौकर सोता था। यह एक प्रथा है। दक्षिण में अवसर पर उपयोग के लिए अनुलग्नक के रूप में रियासत के पास एक छोटा सा घर बनाना है। ऐसा घर मेरे पिता ने गृहयुद्ध के बाद इसे बनवाया था और जब उन्होंने मेरी माँ से शादी की तो वे इसमें रहने चले गए। वह था पूरी तरह से लताओं, चढ़ते गुलाबों और हनीसकल से ढका हुआ। बगीचे से यह एक जैसा दिखता था। अब छोटा बरामदा पीले गुलाबों और दक्षिणी स्माइलैक्स की स्क्रीन से दृश्य से छिपा हुआ था। ये गुंजन पक्षियों और मधुमक्खियों का पसंदीदा स्थान था। केलर होमस्टेड जहां परिवार रहता था हमारे छोटे गुलाब बावर से कुछ कदम की दूरी पर था। वह था इसे आइवी ग्रीन कहा जाता है क्योंकि घर और आसपास के पेड़ और बाड़ से ढके हुए थे। सुंदर अंग्रेजी आइवी। इसका पुराने जमाने का बगीचा मेरे बचपन का स्वर्ग था। यहाँ तक कि मेरे शिक्षक के आने से पहले के दिनों में भी मैं चौकोर कठोर बॉक्सवुड हेजेज के साथ महसूस करता था और गंध की भावना से निर्देशित होकर पहले वायलेट और लिली पाएंगे। वहां भी एक दौरे के बाद गुस्से में मैं आराम पाने और अपने गर्म चेहरे को ठंडी पत्तियों और घास में छिपाने के लिए गया था। कितना आनंद था फूलों के उस बगीचे में खुद को खो देना, खुशी से एक जगह से दूसरी जगह घूमना, अचानक आ जाना। एक सुंदर बेल पर मैंने उसे उसकी पत्तियों और फूलों से पहचान लिया और जान लिया कि यह वही लता है। बगीचे के अंतिम छोर पर स्थित जर्जर ग्रीष्मकालीन घर को ढक दिया। यहाँ भी पीछे चल रहे थे क्लेमाटिस, ड्रोपिंग जेसमाइन और कुछ दुर्लभ मीठे फूल जिन्हें बटरफ्लाई लिली कहा जाता है क्योंकि वे नाजुक होते हैं। पंखुड़ियां तितलियों के पंखों के समान होती है, लेकिन गुलाब वे सभी में सबसे प्यारे थे। मुझे कभी भी इसमें नहीं मिला। उत्तर के ग्रीनहाउस में मेरे दक्षिणी घर के चढ़ते गुलाब जैसे हृदय संतोषजनक गुलाब है।
वे हमारे बरामदे में लंबे उत्सवों में लटके रहते थे, पूरी हवा को अपनी सुगंध से भर देते थे, बेदाग किसी मिट्टी की गंध से, और सुबह सुबह ओस में धुले हुए वे इतने मुलायम, इतने शुद्ध महसूस होते थे जैसा मैं महसूस कर सकता था। आश्चर्य करने से कोई नहीं रोक सकता कि क्या वे भगवान के बगीचे के एस्फोडल्स के समान नहीं थे। मेरे जीवन की शुरुआत भी सामान्य और हर छोटे जीवन की तरह ही सरल थी। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत हासिल की, जैसा कि परिवार में पहला बच्चा हमेशा करता है। वहां सामान्य मात्रा में चर्चा हुई। मेरे लिए एक नाम के लिए परिवार में पहले बच्चे का नाम आसानी से नहीं रखा जाना था। हर किसी का नाम जोरदार रखा गया था। उसके बारे में मेरे पिता ने मिलरेड कैंपबेल का नाम सुझाया, जो उनके पूर्वज थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मानित किया गया और उन्होंने चर्चा में आगे भाग लेने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने समस्या हल कर दी। यह उनकी इच्छा थी कि मेरा नाम उनकी माँ के नाम पर रखा जाए, जिनका पहला नाम हेलेन था, एवरेट। लेकिन मुझे चर्च ले जाने के उत्साह में मेरे पिता ने रास्ते में अपना नाम खो दिया। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यह वह था जिसमें उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। जब मंत्री ने उनसे मांगा, उसे बस इतना याद आया कि मेरी दादी के नाम पर मेरा नाम रखने का निर्णय लिया गया था और उसने उसे दे दिया। नाम हेलेन एडम्स। मुझे बताया गया है कि जब मैं लंबी पोशाकें पहनती थी तब मुझमें उत्सुकता, आत्मदृढ़ता के कई लक्षण दिखाई देते थे। स्वभाव, मैंने अन्य लोगों को जो कुछ भी करते देखा, मैंने उसका अनुकरण करने पर जोर दिया। 6 महीने में मैं कर सकता था हाउ टी, ये बजाओ, और एक दिन मैंने चाय 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 कहकर सबका ध्यान आकर्षित किया। स्पष्ट रूप से अपनी बीमारी के बाद भी मुझे उन शुरुआती महीनों में सीखे गए शब्दों में से एक याद था। ये शब्द पानी था, और अन्य सभी भाषणों के बाद भी मैंने उस शब्द के लिए कुछ ध्वनि निकालना जारी रखा। खो गया। मैंने वाह वाह ध्वनि निकालना तभी बंद किया जब मैंने शब्द की वर्तनी सीख ली। वे मुझे बताते हैं कि मैं उस दिन चला था जब मैं 1 साल का था। मेरी माँ ने मुझे अभी अभी बाथटब से बाहर निकाला था और मुझे अपनी गोद में उठा रही थी। तभी अचानक पत्तों की टिमटिमाती छाया ने मुझे आकर्षित कर लिया, जो चिकनी फर्श पर सूरज की रोशनी में नाच रहा था। मैं अपनी माँ की गोद से फिसल कर लगभग दौड़ पड़ी। उन्हें आवेग खत्म हो गया। मैं गिर गया और उसके लिए रोया कि वह मुझे अपनी बाहों में ले ले। ये खुशी के दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिके। एक संक्षिप्त वसंत, रॉबिन और मॉकिन के गीत के साथ संगीतमय पक्षी, एक गर्मियों में फलों और गुलाबों से भरपूर, एक शरद ऋतु में सोने और लाल रंग के फूल उगाए और अपने उपहार छोड़ गए। एक उत्सुक प्रसन्न बच्चे के चरणों में। फिर फरवरी के नीरस महीने में बीमारी आ गई। मेरी आंखें और कान बंद कर दिए और मुझे एक नवजात शिशु की बेहोशी में डाल दिया। उन्होंने बुलाया। ये पेट और मस्तिष्क की तीव्र भीड़ है। डॉक्टर को लगा कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। एक सुबह तड़के, हालांकि बुखार मुझे वैसे ही अचानक और रहस्यमय तरीके से छोड़ गया जैसे वह आया था। वहां बहुत खुशी मनाई गई उस सुबह परिवार, लेकिन किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी नहीं पता था कि मुझे फिर कभी देखना या सुनना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उस बीमारी की भ्रमित यादें हैं। मुझे विशेष रूप से कोमलता याद है, जिसे मेरी माँ ने मेरे झल्लाहट, दर्द और पीड़ा से भरे घंटों में शांत करने की कोशिश की। जिस घबराहट के साथ मैं आधी नींद के बाद जागा और अपनी आंखें इतनी सूखी और गर्म घुमा ली। दीवार उस रोशनी से दूर है जिसे एक बार पसंद किया गया था, जो हर दिन मेरे पास मंद और फिर और भी अधिक धुंधली आती थी। लेकिन इन क्षणभंगुर यादों को छोड़कर, अगर वास्तव में वे यादें हैं, तो ये सब बहुत अवास्तविक लगता है, जैसे बुरा अनुभव। धीरे धीरे मैं उस सन्नाटे और अंधेरे का आदी हो गया जो मुझे घेरे हुए था और भूल गया था कि ऐसा था। मैं हमेशा अलग रही जब तक कि वह नहीं आई, मेरी शिक्षिका, जिसे मेरी आत्मा को मुक्त करना था। लेकिन पहले के दौरान अपने जीवन के 19 महीनों में मैंने चौड़े हरे भरे खेत, चमकदार आकाश, पेड़ आदि की झलक देखी थी। वे फूल जिन्हें बाद का अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं सका। यदि हमने एक बार देखा है, दिन है हमारा, और उस दिन ने क्या दिखाया है। आगा सुना का लिया बना रहा स्टोरी किंग चैनल।